एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा चुका हूं। 2011 का, 2013 का और 2014 का। 2015 के नाम से ये विज्ञापन आया था, लेकिन परीक्षा दोस्तों 2016 में हुई थी। कब? 2016 में 2 फरवरी 2016 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी। तो इसे 16 का पेपर मानिए या यूपी टेट 2015 का पेपर मानिए, ऑल आर सेम। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो निम्न में से रीठा दोस्तों साबुन का विस्थापन है। विस्थापन का मतलब साबुन की जगह पर रीठा को आप यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार साबुन से कपड़ा साफ होता है, उसी प्रकार रीठा से भी कपड़ा साफ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? जो ईंधन दिए गए हैं, इसमें से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही ईंधन माना जाता है या पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो विकल्प सही है दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में इसे कहते हैं CNG। फुल फॉर्म इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जितनी बातें मैं बतला रहा हूँ सब कुछ एग्जाम में पूछ चुका है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को स्नेही क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखे जाने पर यह तरल हो जाता है और इस तरल को ही हम CNG कहते हैं। हालांकि ये गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, लेकिन इसको जब यूज करते हैं तो हम गैस के रूप में नहीं, हम तरल के रूप में यूज करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से मीथेन, इथेन और प्रोपेन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। विकल्प सही है पहला। देखिए दोस्तों, जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती ही होती है। ये कौन कौन से हैं? एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। इन 4 तत्वों की सबको आवश्यकता होती है। ये तत्व वातावरण में जीवों से अजीवों में और अजीवों से जीवों में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी को हम जैव भू रासायनिक, जीव मतलब जीव, भू मतलब अजैविक, रासायनिक चक्र के द्वारा ये कन्वर्ट होकर पहुंचते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहा जाता है। इसे पोषण चक्र भी हम कहते हैं। जिस प्रकार उपयोग होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? तो जो बेस्ट 500 क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसमें मैंने चिपको आंदोलन के बारे में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं लगभग सब पहले ही मैं आपको बतला चुका हूँ। मैंने एक बार बताया था अगर चंदी प्रसाद भट्ट इसी विकल्प में होते तो चंडी प्रसाद भट्ट सही होता। दोनों विकल्प में होता चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, तो चंडी प्रसाद भट्ट सही होता। चूंकि चंडी प्रसाद भट्ट विकल्प में नहीं है तो सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर सही आंसर होगा। अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड से ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन क्या था? तो वृक्ष को काटा जा रहा था, तो पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष को पकड़ करके लोग चिपक जाते थे ताकि काटा न जा सके, यानी उसका विद्रोह में। इसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर चिपको आंदोलन से रिलेटेड आपको देखना है तो बेस्ट 500 वाला सीरीज मेरा आप मत छोड़िएगा। विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन दोस्तों प्रोटीन होता है। यहाँ तक कि इंसुलिन प्रोटीन तो है, ठीक है, लेकिन इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, अर्थात और पहला प्रोटीन है। ऐसा कोई पहला प्रोटीन जो प्रयोगशाला में बना उसका नाम इंसुलिन है। पहला प्रोटीन जिसे आर्टिफिशियली मानव ने तैयार किया उसका नाम क्या है? इंसुलिन है। मानव इंसुलिन को 1965 में TSAN ने संश्लेषित किया था। कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल रहे थे। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इसे बनाने में सफल रहे थे, नहीं तो बाकी प्रोटीन पौधों में, फल फूलों में मिलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। विकल्प सही है चौथा, पराग कोश में। पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो प्राथमिक उत्पादक को खाएं, अर्थात हरी पेड़ पौधों को खाएं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर मांसाहारी दिया है, सर्वाहारी दिया है,
टेट्रीओरस दिया है, शाकाहारी दिया है। तो विकल्प इसका दोस्तों कौन सा सही है? विकल्प सही है सी, शाकाहारी। शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद अपघटनकर्ता होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। सर्वाहारी नहीं होंगे क्योंकि वो कभी कभी डायरेक्ट मांस भी खा लेते हैं, तो इसीलिए उनको हम प्रथम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक। सबको मैं अपने बेस्ट 500 क्वेश्चन में क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ, ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं करूँगा। ज्वर नियंत्रण, ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बुखार को नियंत्रित करने में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि दोस्तों कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल आपने सुना होगा, बार बार लोग कहते होंगे घर पे कि पैरासीटामॉल दे दीजिए, पैरासीटामॉल दे दीजिए। तो पैरासीटामॉल। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मीन्स जिस जीवाणु के कारण दही दूध में कन्वर्ट होता, दूध दही में कन्वर्ट होता है, यानी दही का निर्माण होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रुधिर की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी, लेकिन रुधिर वर्ग की खोज, जैसे रुधिर वर्ग मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में इसको खोजा था, रुधिर वर्ग को। और इन्होंने ही, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभक्त किया। रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी, ओ, ये 4 भागों में विभक्त किया, 4 भागों में। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, इसीलिए ए बी सर्वग्राही होता है, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ जो है वह सर्वदाता कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ए बी सर्वग्राही, ओ सर्वदाता। वह सर्वग्राही क्यों होता है? क्योंकि एंटीजन दोनों पाए जाते हैं और एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ सर्वदाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्याज, आलू, अदरक। प्याज, आलू, अदरक में हम क्या खाते हैं? प्रश्न यही है, क्या खाते हैं, या मतलब एडिबल पार्ट क्या है? प्याज में हम क्या खाते हैं, आलू में हम क्या खाते हैं, अदरक में क्या खाते हैं? तो हम प्याज, आलू, अदरक में तना खाते हैं दोस्तों। क्या खाते हैं? हम तना खाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक कोश की सूक्ष्मजीव। एक कोश की सूक्ष्मजीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोश की सूक्ष्मजीव होता है दोस्तों। पैरामीशियम एक कोश की सूक्ष्मजीव होता है। अब एक कोश की सूक्ष्मजीव क्या होता है? जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, उन्हें हम एक कोशिकी सूक्ष्मजीव कहते हैं। एक कोशिकी सूक्ष्मजीव कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो शाकाहारी जंतु मनुष्य के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रथम चरण का उपभोक्ता। प्रथम चरण का उपभोक्ता विकल्प सही है ए। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम चरण का उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? प्लेग है दोस्तों कैसा? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी, वाटर जनित बीमारी। कैसी बीमारी है प्लेग? तो प्लेग दोस्तों आपको मैं बतलाऊं, प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित बीमारी है। इसमें चूहे इसके वाहक का काम करते हैं। चूहे इसके वाहक का काम करते हैं और यह एक दोस्तों संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस रोग है, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। पास्चुरेला पेस्टिस, इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। एग्जाम में पूछ सकता है मानव का कौन सा अंग प्लेग के कारण प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण? तो पास्चुरेला पेस्टिस। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ ताउन पेस्ट भी है। पेस्ट भी इसे बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं और ताउन भी बोलते हैं दोस्तों। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग या पित्त दंश में लगता है।
यह तीव्र गति से बढ़ता है दोस्तों। यह कभी कभी न्यूमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है। न्यूमोनिया भी दोस्तों एक प्रकार का बुखार है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। प्लेग रोग की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे अगर विकिपीडिया या गूगल पे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैसीय अपशिष्ट मतलब गैस जब बनते हैं तो उसके अपशिष्ट क्या है? तो लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। विकल्प सही है चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? मतलब बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? पौधों को लगाने के बाद जब उनको उगाया जाता है। बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं। फल द्वारा, कहीं पे फल को हम लोग बो देते हैं, उससे भी पौधे बनते हैं। कायिक जनन द्वारा, कायिक जनन द्वारा मतलब भोजपुरी में आप कह सकते हैं कलम। कलम सब लोग लगाते थे। गुलाब के फूल का हम क्या लगाते हैं? उसका हम तना काट लेते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं कायिक जनन। कायिक जनन द्वारा वितरित। तो दोस्तों इसमें कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब ऐसा जनन है जो बिना लिंग के होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है एक प्रकार से। क्लोनिंग का मतलब वही जो मैंने आपको बतलाया कि उसके एक टहनी को काट के कहीं हम लगा देते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी के जीवन को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सहभोजी। सहभोजी उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं सहजीवी। सहभोजी, सहजीवी नहीं। सहजीवी तो वो होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन। तो लाइकेन में एल्गी और फंजाई की सहजीविता होती है। यहाँ सहभोजी है। लाभ लेना एक प्रकार का भोजन। सहभागिता या सहभोजी या दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक अंतर क्रिया, इंट्रैक्शन होती है, जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को इस संबंध से कोई हानि नहीं होता है। मतलब अगर एक का लाभ हो रहा है तो दूसरे को हानि नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गैस्ट्रोपोड। GASTROPOD, गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड में क्या होता है? कवच। गैस्ट्रोपोड का जो कवच होता है, कवच में केकड़ा रहता है। मतलब केकड़े का जो कवच होता है उसका नाम है गैस्ट्रोपोड। तो कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। तो दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि कोई नहीं होती। इसी को बोलते हैं सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? तो मोर का पोषण तल क्या है? कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह पोषण तल में हमेशा पिरामिड की बात होती है। पिरामिड क्या होता है ये मैं आपको बतला चुका हूं अपने बेस्ट 500 के क्वेश्चन में। तो सबसे नीचे रहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं उत्पादक। उसके अगले स्तर पे कीड़ा होगा। अब प्रोड्यूसर में कौन कौन होगा दोस्तों? तो प्रोड्यूसर में आपके हरे पौधे आ गए। उसके ऊपर कीड़ा होगा। कीड़ा को हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। फिर उसके ऊपर सांप होगा। सांप क्यों होगा? क्योंकि कीड़ा खा रहा है हरे पौधे को, कीड़े को खा रहा है सांप। तो कीड़ा खा रहा है, कीड़ा यहाँ पे कीड़ा खा रहा है हरे पौधे को, सांप खा रहा है कीड़े को, और सांप को कौन खा रहा है? सांप को खा रहा है मोर। तो पोषण स्तर पर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा मोर, शीर्ष पर होगा। अगर विकल्प में यहाँ पर अब शीर्ष का मतलब जो कीड़ा है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, सांप द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और मोर तृतीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन विकल्प में तृतीयक उपभोक्ता नहीं है, इसीलिए मैंने पिरामिड बताया। अगर आप विकल्प में खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर के स्थान पर विकल्प में होता तृतीयक उपभोक्ता, तब हम वहां पर उसे भी लगा सकते थे। तो ऑप्शन देख करके कंसेप्ट भी, सोचने का तरीका भी दोस्तों बदल जाता है। तो विकल्प सही है चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल, आपको पता है शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस मीन्स आग्नेय चट्टान। आग्नेय शैल, शैल की हिंदी होती है चट्टान। शैल का मतलब होता है चट्टान। आग्नेय शैल, दूसरा होता है कायांतरित या रूपांतरित, और तीसरा होता है परतदार।
तो कायांतरित कौन सा होता है? जो आग्नेय शैल या परतदार स्थलों के चेंज होने से बनता है, उसी को कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो संगमरमर का निर्माण इसी प्रकार से होता है। संगमरमर का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के रूपांतरण मेटामॉर्फिज्म के कारण चूना पत्थर लाइमस्टोन संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब पूरे एग्जाम में ये भी आ सकता है, संगमरमर किससे चेंज होता है? कायांतरित मतलब उसकी काया चेंज होगी। तो किससे संगमरमर का निर्माण होता है? तो लाइमस्टोन, यानी हिंदी में कहेंगे तो चूना पत्थर से यह बनता है। चूना पत्थर कैसी चट्टान है? चूना पत्थर सेडिमेंट्री स्ट्रेटिफाइड रॉक है, यानी अवसादी या तलछटी या परतदार को अवसादी भी बोलते हैं या तलछटी भी बोलते हैं। तलछटी चट्टान या परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। लेकिन संगमरमर कैसा है? चूंकि लाइमस्टोन से संगमरमर बना है, मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के बाद, प्रोसेस क्या होता है इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। दाब, टेम्परेचर, इन सब के इफेक्ट से संगमरमर बना है। किससे बना है? तो चूना पत्थर से बना है। चूना पत्थर से बना है, लाइमस्टोन से बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, इसीलिए नमक जिसे बोलते हैं नमक। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बतला दिया दोस्तों, NaCl होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं, यानी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति करता है, लेकिन विकल्प में सभापति नहीं है। विकल्प में सभापति नहीं है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उसे हम सभापति कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। तो जानते हैं क्या होता है? उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ये पॉलिटी की चीज़ है। उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 63 में बताया गया। तो उपराष्ट्रपति इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा प्रेसिडेंट, राज्यसभा का चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। एक बात और ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति के पोस्ट के कारण नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति को सैलरी राज्यसभा के चेयरमैन होने के कारण मिलती है, यानी राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में वह सैलरी लेता है। उपराष्ट्रपति का सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉयल। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जहाँ पर नदियाँ बार नदियों की जिस एरिया में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के पश्चात वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लाती है और छोड़ जाती है, तो वहाँ की मिट्टी हमेशा चेंज होती रहती है। उसी को हम जलोढ़, मतलब जल जिन मिट्टी को अपने साथ ओढ़ कर लाती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये रेगुलर आता रहता है। तो जलोढ़ मिट्टी की मात्रा भारत के जितने भी भूभाग हैं लगभग दोस्तों 45% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूरे भारत में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता दोस्तों कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? आज का क्वेश्चन नंबर है ये 23। आज का क्वेश्चन नंबर है 23। तो दोस्तों यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह विशेषता नहीं है, क्योंकि निरीक्षण विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। निरीक्षण विधि दोस्तों वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो निरीक्षण विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है, जबकि यह करा यह एक वैज्ञानिक विधि है, तो यह विशेषता निरीक्षण विधि की नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षण में एक विधि है समस्या समाधान विधि। तो इसका गुण क्या है दोस्तों? इसका गुण जितना विकल्प में दिया है सब है। लक्ष्य केंद्रित विधि है यह समस्या समाधान विधि। सृजनात्मक विधि है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव
चयनात्मक विधि है, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेक्षण विधि, अभी जो पीछे आपने देखा वो निरीक्षण विधि थी और यह प्रेक्षण विधि है। प्रेक्षण विधि है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? तो इसका दोस्तों विकल्प सही है दूसरा। विकल्प सही है इसका दूसरा। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं। मतलब इसकी सीमा यही है, अगर इस विधि को सूक्ष्मता से न किया जाए, सूक्ष्मता से मतलब बहुत ध्यान देकर न किया जाए, तो जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएगा प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल प्रेक्षण मतलब वही प्रैक्टिकल प्रयोगशाला विधि, उसी को प्रेक्षण विधि बोलते हैं, तो उसमें परिणाम पर ज़्यादा विश्वास आप नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम मतलब, इकोलॉजी मतलब परितंत्र, अरे पारिस्थितिकी, और इकोसिस्टम मतलब परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका विकल्प सही है दोस्तों डी। जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है इकोसिस्टम, यानी जैविक और अजैविक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, क्योंकि अजैविक तो वातावरण में पाए जाते हैं और जैविक भी वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन वातावरण के साथ उसे जोड़ दिया जाता है अजैविक को। अक्सर अजैविक को ही हम वातावरण का नाम दे देते हैं बाय ट्रेडिशन। तो विकल्प सही है चौथा। और जो मैंने बेस्ट 500 का सीरीज चलाया था दोस्तों, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मानव विकास के क्रम में, मानव का जो विकास हुआ है उसके क्रम में मानव ऐसे ही पहले 2 पैरों पे पैदा होते ही तो कोई सीख नहीं जाता है। तो 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों? विकल्प सही है तीसरा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार काम करते हैं। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार काम करते हैं। अगर 2 पैरों पर ना चलें तो हाथ स्वतंत्र नहीं रहेंगे। तो अब हाथ के सहारे अगर आप चलेंगे तो मस्तिष्क कह भी देगा तब भी वो वेट छोड़ के थोड़ी हट जाएगा। ये बायोलॉजी का विषय है, थोड़ा ध्यान से इसको, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? टेट 2014 में भी यह आया था। को कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, और अगर पैमाना पूछे तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है और इस यंत्र में एक पैमाना लगा होता है जिसका नाम है रेक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह जो दोस्तों है उसका नाम है बुध। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बुध ग्रह, सूर्य के निकटतम। देखिए मैं क्रम बतलाता हूँ आपको, ये कई बार एग्जाम में आपको आएगा, हालांकि मैं सौरमंडल पर एक अलग से वीडियो ही बनाने वाला हूँ। सूर्य के सबसे निकटतम बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, यानी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, फिर मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। आई रिपीट, सबसे नज़दीक बुध है, सबसे दूर वरुण है। सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सौर मंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह भी बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। विकल्प सही है दूसरा। गिर सिंह परियोजना कब शुरू हुई थी? तो गिर सिंह परियोजना गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही शुरू हुई थी 1972 में। 1972 में, सॉरी 72 है या 73 है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं दोस्तों, या तो 72 है या तो 73 है, इतना तो एग्जैक्ट पता है। 1972 में ही गिर सिंह परियोजना शुरू हुई थी। कब? 1972 में, श्योर, याद आ गया, 1972 में। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ उसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। बस सिंह को हटा करके टाइगर यानी बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। और 1992 में मनुष्य पर्यावरण पर पहला बैठक हुआ था स्टॉकहोम में, यूनाइटेड नेशन ने कराया था। यह बैठक 5 जून 1972 से 16 जून 1972 या 17 जून या 18 जून 1972 के बीच में हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है 5 जून 1972 को यह बैठक प्रारंभ हुई थी। मानव पर्यावरण के ऊपर कोई भी ऐसी बैठक, इसी कारण उसी बैठक में डिसाइड हुआ कि अगले वर्ष से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 5 जून को ही क्यों? क्योंकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी बैठक स्टॉकहोम में 1972 में हुई, और पहली बार जब हुई तो 5 जून को प्रारंभ हुई थी। वो अलग बात है 16 जून तक वो चली या 17 जून तक चली या 18 जून तक थी,
चलिए वो बात अलग है। अब दोस्तों अगले वीडियो में 2016 का ही यूपी टेट का हम पेपर दूसरा कराएंगे, जो दिसंबर 2016 में हुआ था, यह फरवरी 2016 में हुआ था, लेकिन इस टेट का नाम था यूपी टेट 2015। क्यों? अभी देखिए यूपी टेट 2019 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन एग्जाम होगा आपका 2020 में, 28 फरवरी को निर्धारित है, लेकिन उस एग्जाम का नाम रहेगा यूपी टेट 2019। तो इसी कारण से नोटिफिकेशन वहाँ का रहता है, किसी कारणों एग्जाम लेट हो जाता है, लेकिन नाम अभी ऐसे कहें जो पेपर मैंने सॉल्व करा इसका नाम है यूपी टेट 2015। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।